हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम 20 और 21 दिसंबर दोनों दिन की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन पे हमको डिटेल में जानना चाहिए। तो पहला पॉइंट है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और हमारे एग्जाम के लिए ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कल से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय संस्कृति कोष, क्योंकि ये भी न्यूज में बना हुआ था। फिर बात करेंगे सरगासो सागर और बाब अल मंडीब जल डमरू मध्य। ये दोनों जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेंगे और इन 2 दिनों में ये दोनों न्यूज में हाईलाइट हो रहे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और शुरुआत करते हैं अपने शॉर्ट न्यूज यानी कि वन लाइनर करंट अफेयर से। सबसे पहले यूपी स्पेशल की बात करेंगे तो नीति आयोग ने वाराणसी और प्रयागराज दोनों शहरों को एनसीआर की तर्ज पर विकसित करने के लिए एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया है। नीति आयोग की टीम ने स्थानीय प्रशासन के साथ प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए प्रयागराज का दौरा किया और उनका विचार है कि एक मेगा औद्योगिक और पर्यटन क्लस्टर विकसित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक होती है जिसमें 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है। इससे पहले बता दें कि प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने मौजूद हैं, यानी कि 18 + 57 कुल 75 ऐसे जिले हो जाएंगे जहां पे साइबर क्राइम थाने स्थापित होंगे। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वन लाइनर शॉर्ट न्यूज की। तो शीतकालीन संसद का सत्र चल रहा है, वहां पे लिखित उत्तर में हमारे मंत्री कुछ अपना स्टेटमेंट देते हैं, वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसके बारे में जानना चाहिए। तो पहला पॉइंट है केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया गया। कोयला और खान मंत्री ने हाल ही में राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है कि 23 राज्यों के 644 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना की गई है। कितने राज्यों में? 23 राज्यों में। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2014 से 23 की अवधि के दौरान भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए विदेशी और घरेलू उपग्रहों की संख्या क्रमशः 396 और 70 है। यानी कि विदेशी जो उपग्रह जो छोड़े गए हैं वो 396 थे और घरेलू जो उपग्रह 2014 से 23 की अवधि में छोड़े गए हैं उनकी संख्या 70 है। जबकि 2003 से 13 की अवधि के दौरान भारत द्वारा प्रक्षेपित विदेशी और घरेलू उपग्रहों की संख्या 33 और 31 थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत सरकार पूरे देश में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसमें तेल विपणन कंपनियां इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं और ईबीपी कार्यक्रम के तहत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का भी लक्ष्य तय किया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2024 में भुवनेश्वर में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच उड़िया भाषा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देना है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किसानों को आलू की फसल पर लेट ब्लाइट रोग के हमले के प्रति आगाह किया है। अब देखिए आरओ में हमारा जो है एग्रीकल्चर भी सिलेबस में है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि लेट ब्लाइट रोग जो है किससे रिलेटेड है, ये आलू से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता है। यह इजरायली नाटक एक सच्ची कहानी से प्रेरित उपेक्षित व्यक्तियों पर प्रकाश डालता है। चूंकि चिल्ड्रन ऑफ नोबडी इजरायली नाटक है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोग को जानना चाहिए कि इसने गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता है और इजराइल इन दिनों बहुत ज्यादा न्यूज में भी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी कि आईएसपीएल में मुंबई टीम के मालिक बनने की घोषणा की है। आईएसपीएल भारत का पहला टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट है जो स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, भारतीय एयरलाइन इंडिगो एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रति घंटे वायु प्रदूषण मापने वाले नासा के उपग्रह जिसका नाम है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन यानी कि टेम्पो ने एक महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है। यह उत्तरी अमेरिका में प्रमुख वायु प्रदूषकों की निगरानी करता है। तो टेम्पो किसका मिशन है? नासा का है, इसको आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है 1997 में नासा द्वारा लॉन्च किए गए कैसिनी अंतरिक्ष यान द्वारा 2004 से 17 तक शनि की कक्षा में एक व्यापक मिशन चलाया जाता है और शनि के बर्फीले चंद्रमा जिसका नाम है एनसेलाइड के महासागरों में जीवन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अणु हाइड्रोजन साइनाइड खोजा गया है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि एनसेलाइड किसका चंद्रमा है, शनि ग्रह का है, और कैसिनी अंतरिक्ष यान जो ये योजना है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी हार्दिक सिंह और नीदरलैंड के जैन डे वार्ड 2023 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। वहीं गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो सविता चुनी गई हैं, भारत की हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये तो रहे शॉर्ट न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है, जिसका समर्थन 600 इंटरनेट फर्मों और स्टार्टअप की प्रतिनिधि संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी किया है, इसीलिए यह चर्चा में बना हुआ था। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। बता दें कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम वर्ष 2004 में स्थापित 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 2004 में होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। यह डिजिटल सेवा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले देश का एकमात्र संगठन है जिसके 500 से अधिक भारतीय और बहुराष्ट्रीय निगम इसके सदस्य हैं। यह संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा क्षेत्र के लिए प्रगतिशील कानूनों और समान पहुंच के लिए सेवाओं की सर्वोत्तम गुणवत्ता और उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित इंटरनेट का समर्थन करने की वकालत करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 2004 में की गई थी और यह देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो डिजिटल सेवा उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और एक प्रकार से इसका रिवीजन भी हो जाएगा और हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने इस वर्ष 1000 करोड़ रुपए की औषधि विक्रय करके देश में जेनेरिक दवाओं के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। इस परियोजना को फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा वर्ष 2008 में जन औषधि अभियान के नाम पर शुरू किया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 2015-16 में अभियान को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रूप में एक नया रूप दिया गया। पिछले 9 वर्षों में केंद्रों की संख्या 100 गुना से अधिक केंद्रों की संख्या में 100 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और वर्ष 2014 में इन केंद्रों की संख्या केवल 80 थी और अब देश के लगभग सभी जिलों को कवर करते हुए करीब 10,000 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के भाषण में देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की थी। ये संख्या जो है आप याद रखे रहिएगा कि 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी। और हाल ही में 30 नवंबर 2023 को झारखंड के देवघर में एम्स में 10,000 में जन औषधि केंद्र का वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ भी किया गया था। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मार्च 2026 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। तो ये वर्ष भी आप याद रखेंगे कि 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? 2026 तक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय संस्कृति कोष के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और विकास मंत्री ने लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय संस्कृति कोष को पिछले 5 वर्षों के दौरान गैर सरकारी स्रोतों से 3.70 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए यह चर्चा केंद्र बना हुआ था। अब बता दें कि इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1996 में एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 1996 में। इसको आप ध्यान रखेंगे।
इसे भारत में कला और संस्कृति के लिए फंडिंग के मौजूदा स्रोतों और पैटर्न से अलग एक फंडिंग तंत्र के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं और इसमें अध्यक्ष और सदस्य सचिव दोनों सहित अधिकतम 24 सदस्य हो सकते हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय संस्कृति कोष को दिया गया दान आयकर अधिनियम के तहत कर लाभ के लिए पात्र होगा। तो ये तो रहा राष्ट्रीय संस्कृति कोष से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरगासो सागर ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये एग्जामिनेशन हॉल में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। तो न्यूज ये है कि एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 1954 के बाद बरमूडा के पास सरगासो सागर में अभूतपूर्व गर्मी, उच्च लवणता और बढ़ी हुई अम्लता देखने को मिल रहा है। अब बता दें कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत और स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के रूप में जाना जाता है। सारगैसो सागर दुनिया का एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है। इसको आप ध्यान रखेंगे। यह भूरे रंग के सरगसुम समुद्री शैवाल और शांत नीले पानी के लिए भी जाना जाता है। यह पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा, पूर्व में कैनरी धारा, दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक भूमध्य सागरीय धारा से घिरा यह एक महत्वपूर्ण समुद्री वातावरण के रूप में स्थित है। अब आगे हम बात करते हैं बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने हाल ही में कहा है कि भारत को समुद्र में वैकल्पिक व्यापार मार्ग खोजने पर कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य पर भारी निर्भरता मध्य पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के साथ देश के व्यापार को प्रभावित कर सकता है। तो इसके बारे में अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। यह अत्यधिक सामरिक और आर्थिक महत्व की जल डमरू मध्य है जो उत्तर पश्चिम में लाल सागर को अदन की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर से जोड़ती है। ये आप जो ब्लैक कलर का बोल्ड में देख रहे हैं ये है बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य और इसके आप देखेंगे नॉर्थ में रेड सी है और गल्फ ऑफ अडेन है। यह उत्तर पूर्व में अरब को, दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप से भी अलग करता है। यह लाल सागर और श्वेत सागर के माध्यम से हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह जल डमरू मध्य 30 किलोमीटर चौड़ा है और पेरिम के यमनी द्वीप द्वारा 2 चैनलों में विभाजित है। पूर्वी चैनल को अलेक्जेंडर स्ट्रेट कहते हैं और यह लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि पश्चिमी चैनल को दैट अल म्यून चैनल कहा जाता है जो कि 26 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये कुछ फैक्ट थे, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसी के साथ बता दें कि बाब अल मंडेब स्ट्रेट के साथ साथ रेड सी ये भी लगातार न्यूज में बना हुआ है, तो इससे सटे हुए देश को भी आपको देखना चाहिए। और साथ ही इजराइल तो इसके पास में यहाँ पे जो स्वेज नगर के पास है इजराइल है भूमध्य सागर के पास, ये भी जो है लगातार न्यूज में बना हुआ है, तो उससे भी सटे हुए देश आप लोग मैप में जरूर देखें। तो ये तो रहा इन 2 दिनों की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।